नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज हम समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और पहली पत्नी से एक पुत्र है और दूसरी पत्नी से अगर उससे तीन पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जमीन का बंटवारा किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस संबंध में राजस्व मंडल के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है और उस फैसले को इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो ग्राफ लिया है यह पूरा काल्पनिक ग्राफ है। इसमें जिन नामों का हमने प्रयोग किया है, जिनका उपयोग किया है, ये सभी नाम जो है काल्पनिक नाम है। केवल समझने के उद्देश्य से इनका हमने उपयोग किया है। इन नामों का किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने यह एक नाम लिया है रमेश। ठीक है, यह रमेश हमने नाम लिया है और इस रमेश के नाम पर 12 बीघा जमीन है। ठीक है, इस रमेश के नाम पर 12 बीघा जमीन है। अब होता क्या है कि ये रमेश जो है यह पहला विवाह जो करता है वह करता है सीता से। ठीक है, पहला विवाह जो करता है वह सीता से करता है और सीता से इसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम महेश है। ठीक है, इसके बाद में यह रमेश क्या करता है कि यह पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरा विवाह कर लेता है। क्या करता है? पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरा विवाह कर लेता है, जिस पत्नी का नाम है, दूसरी पत्नी का नाम है गीता। ठीक है, देखिए हिंदू विधि में, हिंदू विवाह अधिनियम में इस बात के प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उससे बिना तलाक लिए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर यह है कि यह रमेश जो है यह पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उससे बिना तलाक लिए दूसरी महिला जो है उससे विवाह कर लेता है और ये गीता जो है यह रमेश की दूसरी पत्नी है। अब इससे विवाह करने के बाद में इस रमेश को 3 पुत्र उत्पन्न होते। पहला पुत्र है जयेश, दूसरा पुत्र है सतीश और तीसरा पुत्र है आशीष। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको 3 पुत्र दूसरी वाली पत्नी से उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए पहली पत्नी के जीवित रहते हुए अगर दूसरी महिला से विवाह किया जाता है, पहली पत्नी से बिना तलाक लिए अगर दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी जो रहती है वह वैध पत्नी नहीं मानी जाती है। लेकिन जब यह पत्नी वैध नहीं है और इस पत्नी से अगर इसको 3 पुत्र पैदा हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इस रमेश की संपत्ति में इन लोगों का क्या हिस्सा रहेगा या कोई हिस्सा नहीं रहेगा, या इन लोगों में किस प्रकार से इस रमेश की संपत्ति का बंटवारा होगा। ठीक है, तो उसको अब हम आगे जानने वाले हैं। तो देखिए जब इस रमेश के 2 पत्नियां हैं और 2 पत्नियों से कुल मिलाकर 4 पुत्र हैं, ऐसी स्थिति में जब इस रमेश की मृत्यु हो जाती है और इस रमेश की मृत्यु से पूर्व ही इस दूसरी पत्नी की भी और इस पहली पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब रमेश की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में यह सीता भी जीवित नहीं है और यह गीता भी जीवित नहीं है। ऐसा एक मामला था और उसमें राजस्व मंडल ने क्या निर्णय दिया था उसको अब हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इस रमेश की मृत्यु के बाद में इसकी जो 12 बीघा जमीन थी, इस जमीन पर इस महेश का नाम, इस जयेश का नाम, इस सतीश का नाम और इस आशीष का नाम दर्ज हो गया। अब देखिए अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब इन चारों लोगों का नाम इस संपत्ति पर, इस जमीन पर दर्ज हो गया, तो ऐसी स्थिति में महेश जो है इसने क्या किया कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 178 के तहत विभाजन के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया और आवेदन पत्र पेश कर इसने निवेदन किया कि मैं पहली पत्नी से उत्पन्न संतान हूँ और ये लोग जो है ये दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान है, इसलिए यह जो संपत्ति है इसमें मेरा 1/2 हिस्सा बनता है। क्या होता है? 1/2 हिस्सा बनता है। अर्थात इस महेश का जो है इस 12 बीघा ज़मीन में से 6 बीघा ज़मीन जो है इस अकेले की इसने बताई और बाकी लोग जो है इनको 2-2 बीघा ज़मीन मिलेगी। ऐसा इसने आवेदन पत्र कहाँ पर पेश किया? तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया। उसके बाद में तहसीलदार महोदय ने जब इन लोगों को सूचना पत्र भेजा गया तो इन लोगों ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया और इन्होंने तहसीलदार महोदय के समक्ष व्यक्त किया कि ये लोग तीनों और ये चारों जो भाई है ये अकेले रमेश की संतान है। ठीक है,
कि इनका पिता एक ही है, इसलिए इस रमेश की जो संपत्ति है उसमें इन सभी का 1/4 हिस्सा है। क्या है? 1/4 हिस्सा। ये जैसे 12 बीघा ज़मीन है तो इसमें 3 बीघा इसकी है, 3 बीघा इसकी है, 3 बीघा इसकी है और 3 बीघा इसकी है। इस प्रकार से इन्होंने अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार महोदय ने क्या किया और उसके बाद में एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय ने क्या किया, अपर आयुक्त महोदय ने क्या किया और फिर राजस्व मंडल ने क्या किया उस प्रकरण में, उन सब बातों को भी इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इसके बाद में तहसीलदार महोदय ने क्या किया कि इन तीनों लोगों की बात को स्वीकार कर लिया। क्या किया? इन तीनों लोगों की बात को तहसीलदार महोदय ने स्वीकार कर लिया और इस खाते का, इस जमीन का विभाजन कर दिया और उस विभाजन में 3 बीघा जमीन इस महेश को दे दी, 3 बीघा जमीन जयेश को दे दी, 3 बीघा जमीन सतीश को दे दी और 3 बीघा जमीन आशीष को दे दी। लेकिन अब इस विभाजन से ये महेश जो था यह असंतुष्ट था, अर्थात यह दुखी था। तो इस महेश ने क्या किया कि जो तहसीलदार महोदय ने आदेश किया उस आदेश के विरुद्ध इस महेश ने उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रथम अपील पेश की। क्या किया? मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 44 के तहत प्रथम अपील उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष पेश की। तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा क्या किया गया कि जो तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया था उस प्रकरण का अवलोकन किया गया और इन दोनों पक्षों की बहस को सुना गया और उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा जो है तहसीलदार महोदय का जो आदेश था कि चारों भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा इस जमीन में से, 12 बीघा में से, अर्थात 1/4 हिस्सा मिलेगा, अर्थात इसको भी 3 बीघा, इसको भी 3 बीघा और इसको भी 3 बीघा और इसको भी 3 बीघा। तो जो ऐसा आदेश तहसीलदार महोदय ने पारित किया उस आदेश को उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा यथावत रखा गया, अर्थात उस आदेश को सही माना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी महेश जो है यह संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात इस आदेश से भी उपखंड अधिकारी महोदय का जो आदेश था कि तहसीलदार महोदय ने सही आदेश पारित किया है उससे यह महेश जो है यह संतुष्ट नहीं था। तो ऐसी स्थिति में महेश के द्वारा क्या किया गया कि फिर से द्वितीय अपील जो है वह अपर आयुक्त महोदय के समक्ष पेश की और वहाँ पर इसने निवेदन किया कि चूंकि यह महेश जो है यह सीता जो है पहली पत्नी जो है इस रमेश की पहली पत्नी है उससे उत्पन्न संतान है, इसलिए इस जमीन में जो है आधा हिस्सा इस सीताबाई का और आधा हिस्सा जो है इस गीताबाई का है, इसलिए आधा हिस्सा इस महेश को दिया जाए, अर्थात 6 बीघा ज़मीन जो है इस महेश को दिया जाए और 6 बीघा ज़मीन में 2-2 बीघा ज़मीन जो है इन तीनों भाइयों को दी जाए। और इसने यह भी निवेदन किया कि हम एक परिवार नहीं बल्कि 2 परिवार है। पहला परिवार जो है वह सीता का परिवार है जिसमें महेश है और दूसरा परिवार जो है वह गीता का है, उसमें जयेश, सतीश और आशीष है। तो अपर आयुक्त महोदय ने इस महेश की जो बात थी उसको स्वीकार कर लिया और यह माना कि हाँ यह अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न संतानें हैं, इसलिए इस महेश का इस 12 बीघा ज़मीन में 1/2 हिस्सा है, अर्थात इस महेश को जो है इसको 6 बीघा ज़मीन प्राप्त होगी और इन तीनों भाइयों को जो है इनको 2-2 बीघा ज़मीन इसमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का जो आदेश जो है अपर आयुक्त महोदय के द्वारा पारित किया गया और उपखंड अधिकारी महोदय का जो आदेश था उसको भी निरस्त किया गया और तहसीलदार महोदय ने जो आदेश किया था उसको भी निरस्त किया गया। अब ऐसी स्थिति में जब अपर आयुक्त महोदय के द्वारा इस महेश के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया तो उस आदेश से ये तीनों भाई जो थे यह असंतुष्ट थे। क्या थे? ये तीनों भाई जो थे ये असंतुष्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब प्रथम अपील जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश हो चुकी थी, द्वितीय अपील जो थी वह अपर आयुक्त महोदय के समक्ष पेश हो चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों भाइयों ने क्या किया कि राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की और उस निगरानी में इन्होंने निवेदन किया कि अपर आयुक्त महोदय ने जो आदेश पारित किया है वह गलत किया है और उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा और तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे वे आदेश सही है। तो ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मंडल के द्वारा उस प्रकरण में तहसीलदार महोदय का आदेश भी देखा गया, उपखंड अधिकारी महोदय का आदेश भी देखा गया और अपर आयुक्त महोदय का भी आदेश देखा गया और उसके बाद में राजस्व मंडल ने यह माना कि चूंकि ये रमेश जो है इसकी 2 पत्नियां थी, ठीक है, सीताबाई और गीताबाई 2 पत्नियां थी, लेकिन सीताबाई से
महेश उत्पन्न हुआ है और गीताबाई से जो है जयेश, सतीश और आशीष उत्पन्न हुए। चूँकि गीताबाई की जो शादी है, इसका जो विवाह है वह वैध नहीं है, किंतु ये जो पुत्र उत्पन्न है, ये संतान जो है इनको कानून में वैध माना गया है। इसलिए पिता की जो संपत्ति है उसमें उसकी जितनी भी संतानें हैं, जितनी भी पत्नियों से उत्पन्न संतानें हैं, उनको सभी को बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्व मंडल के द्वारा इस महेश को, इस जयेश को, इस सतीश को और इस आशीष को इस संपत्ति में बराबर बराबर हिस्सा दिया गया। अब ये क्या था मामला, उस मामले को भी आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसका वर्णन भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन से वर्ष का था और उस मामले का नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से महेश को भी 3 बीघा जमीन मिली, जयेश को भी 3 बीघा जमीन मिली, सतीश को भी 3 बीघा जमीन मिली और आशीष को भी 3 बीघा जमीन मिली। ठीक है, और राजस्व मंडल ने अपर आयुक्त का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया, उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश को यथावत रखा और तहसीलदार महोदय के आदेश को भी यथावत रखा। अब हम जान लेते हैं कि वह कौन सा मामला था और किस वर्ष का मामला है। तो देखिए, तुलाराम तथा अन्य विरुद्ध भूरा द्वारा विधिक प्रतिनिधि देवदास तथा अन्य, यह मामला था पुनरीक्षण क्रमांक 2068/2015। यह राजस्व मंडल के द्वारा निर्णित किया गया था। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।